नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के हिंदी के सेशन में। और जैसा कि मैंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी के नए सत्र के लिए और नए एग्ज़ाम के लिए जो परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं, उस परीक्षा के लिए मैं हिंदी का एक पूरा का पूरा सीरीज़ लेके आने वाला हूं आप लोगों के साथ। और पूरी की पूरी हम लोग पठन पाठन अपना क्रमागत रूप से जारी रखेंगे। तो आज दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन किया था कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। आज दूसरी कक्षा है उसका शुभारंभ करने का। पहला टॉपिक आज हम लोगों के आप लोगों के बीच में लेके आने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक, अंतिम क्षणों तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट पर हम डीपली और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समझिएगा, हिंदी में जो हमें पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया था कि भाषा विज्ञान है, उसमें पढ़ना है हमें। भाषा विज्ञान के अलावा हमें व्याकरण भी पढ़ना है। व्याकरण के बाद हमें उसी के अंतर्गत हमें अपना काव्यशास्त्र भी पढ़ना है। काव्यशास्त्र के बाद हमें साहित्य भी पूरा का पूरा पढ़ना है। तो आज मैं आपको व्याकरण का एक छोटा सा पोर्शन लेके चलने वाला हूं, और व्याकरण का और भाषा विज्ञान का सम्मिलित पोर्शन होगा। ध्यान रखिएगा, व्याकरण और भाषा विज्ञान दोनों का समागमन करते हुए मैं उसका एक सम्मिलित टॉपिक आपको आज आपके साथ साझा करने वाला हूं, जिसका नाम है भाषा। टॉपिक क्या है भैया? भाषा। केवल और केवल इतना, भाषा। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि कई बार हमें प्रश्न ये मिलता है कि भाषा क्या होती है। सबसे सिंपल सी चीज है। कई बार सामान्य वर्ग में हमसे पूछा जाता है कि भाषा क्या होती है भैया, आप बता दो। देखिए, दो चीजें हैं। शिक्षण में हम पढ़ते हैं, ये बात बताते हैं कि जो आदान प्रदान विचारों का करता है, जो माध्यम हमारे विचारों का आदान प्रदान करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। ये एक इसका समरी हुआ। लेकिन अगर कुछ हम अपने भाषा विज्ञानियों की बात करें, जैसे मान लीजिए हम बात करें श्याम सुंदर दास की, या फिर मैं बात करूं बाबूराम सक्सेना जी की, या फिर हम बात करें कामता प्रसाद गुरु जी की, या फिर हम बात करें महर्षि पतंजलि की। तो महर्षि पतंजलि ने संस्कृत में सबसे पहले इसका जो भाषा का जो सूत्र दिया, या फिर भाषा की परिभाषा बताने की जो उन्होंने परिकल्पना, जो उन्होंने उनका जो कथन रहा, वो ये ऐसा कुछ रहा कि व्यक्तावाची वर्णा ऐसा ते इमे व्यक्तवाचक। क्या कहा? मैं लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा। भाषा के बारे में विद्वानों का क्या क्या मत रहा है, ये हमारा पहला पॉइंट होने वाला है। ठीक है, कि भाषा के विषय में विद्वानों का अलग अलग मत क्या रहा। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि व्यक्ता वाची वर्णा ऐसा ऐसा त इमे व्यक्तवाच। व्यक्तवाच क्या लिखा भैया महर्षि पतंजलि ने? महर्षि पतंजलि ने कहा कि व्यक्तावाची वर्णा ऐसा त इमे व्यक्तवाच। ऐसा उन्होंने कहा कि जो हमारे वाणी के द्वारा व्यक्त होते हैं, जो हमारी वाणी के द्वारा व्यक्त होते हैं, उन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जो हमारी वाणी के द्वारा व्यक्त होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ऐसा किसने कहा? तो ये कहा है महर्षि पतंजलि ने। किसने कहा है भैया? महर्षि पतंजलि। ध्यान रखिएगा, ये बात महर्षि पतंजलि के बात है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, भाषा के संबंध में ये कथन किसका है। तो भाषा के संबंध में पहला कथन आपके समक्ष है कि व्यक्तावाची वर्णा ऐसा ते में व्यक्तवाच्य। यह किसका कथन है? तो ये कथन आपको जानना चाहिए कि महर्षि पतंजलि का कथन है। किसका है? महर्षि पतंजलि का कथन है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि हिंदी के विद्वानों की, जो हिंदी के भाषा विज्ञानी हैं, उनके क्या क्या राय हैं, तो इसमें अगर मैं कामता प्रसाद गुरु जैसे व्यक्ति की बात करूं, जो कि हमारे हिंदी के बहुत अच्छे और जाने माने प्रसिद्ध वैयाकरण हैं, तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उस माध्यम से जब अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसे भाषा का नाम देता है। यानी कोई व्यक्ति है, वह जिस माध्यम से, जिस साधन से अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति की भाषा कहेंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने कि भाषा, उसका सार लिख रहा हूं, जो उन्होंने कहा है कि भाषा व्यक्ति के वैचारिक आदान
प्रदान का साधन है। साधन है, ये किसने कहा है भैया? कामता प्रसाद जी ने। किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने। ये ध्यान रखिएगा, कामता प्रसाद गुरु ने ये बात कही है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि पहला पॉइंट तो महर्षि पतंजलि ने मैंने बता दिया, दूसरा पॉइंट बताया कि जो व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति जिस भी तरीके से, जिस साधन के द्वारा वो अपने वैचारिक भावनाओं का या फिर विचारों का आदान प्रदान करता है, उस साधन को हम क्या कहते हैं? उसी साधन को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वही साधन क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अगली बात अगर देखिए, बाबूराम सक्सेना या फिर हम श्याम सुंदर दास जी की बात करें, श्याम सुंदर दास जो कि हमारे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य में, अगर उनकी बात करें तो उनका मानना यह है कि भाषा वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने विचारों का विनिमय करता है। विनिमय का भी मतलब क्या हो गया? आदान प्रदान करना। उनका दूसरा मत ये है कि वह ध्वनियाँ जो व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिनका इस्तेमाल करता है, वही ध्वनियाँ समष्टि रूप में क्या कहलाती हैं? भाषा कहलाती हैं। तो उनका क्या मानना है, जरा देखिएगा। उनका मानना ये है कि ध्वनि संकेतों के द्वारा व्यक्त विचारों को समष्टि का मतलब संपूर्ण, ठीक है, समष्टि रूप में भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने। किसने कहा है भैया? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने कहा कि ध्वनि संकेतों के द्वारा, किसके द्वारा? ध्वनि संकेतों के द्वारा जो भी विचार व्यक्त होते हैं, उन विचारों को अगर हम समष्टि रूप में ले लें, यानी पूरे तरीके से ले लें, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहते हैं भाषा। क्या बोलते हैं उसको? भाषा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। अगर आगे बढ़े, बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा? तो बाबूराम सक्सेना ने भी यही बात कही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। उन्होंने केवल कहा कि विचारों की उत्पत्ति ध्वनियों के माध्यम से होती है और उन्हीं ध्वनियों को समष्टि रूप में हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो उनका भी मानना यही है कि भाषा का मूल रूप क्या होना चाहिए? ध्वनि होना चाहिए। उनका भी मानना क्या है कि भाषा की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? ध्वनि से होती है। और अगर हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करें तो पाश्चात्य विद्वानों में स्विट ऐसे विज्ञान जो भाषा विज्ञानी हैं, स्विट ने भी साफ स्पष्ट तौर पे यही कहा है कि ध्वनि को ही भाषा की मूल इकाई माना जाना चाहिए। यानी ध्वनि से भाषा का निर्माण होता है। यानी जब हम विचारों को उत्पन्न करने के लिए वाणी के द्वारा ध्वनियों का प्रयोग करने लगते हैं तो उसे हम समष्टि रूप में क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा के अलग अलग मत हैं, कुछ मत मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज समझिएगा, ये तो मत हो गए कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, लेकिन सारगर्भित रूप में मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं कि सारगर्भित रूप में आप इतना बोल सकते हो कि विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। यानी संप्रेषण का माध्यम जो भी चुनोगे आप, जिस भी माध्यम से आप संप्रेषण करते हो, वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है आपसी वार्तालाप, वैचारिक वार्तालाप को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। यह तो आपको मैंने बता दिया कि भाषा क्या होती है, कैसे होती है, यह चीज बता दिया। दूसरी अब बात करते हैं हम, समझिएगा कि भाषा शब्द कहां से आया। या तो हमने भाषा की परिभाषा बता दी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ बता दी, लेकिन भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई होगी तभी तो, यानी इसका कहीं ना कहीं से तो मूल रूप होगा इसका, कि क्या इसका मूल रूप यही है। अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि भाषा नामक शब्द दुनिया के किस शब्दकोश में पाया जाता है, किस भाषा के शब्दकोश में पाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में मान लीजिए पाया जाए कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, तो आपको यह जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति, तो हेडिंग डालिएगा भाषा शब्द की उत्पत्ति।
हेडिंग डालिएगा भाषा शब्द की उत्पत्ति। क्या लिखा मैंने? भाषा शब्द की उत्पत्ति। इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए भाषा शब्द जो है ना, इसकी उत्पत्ति बड़ा ही सिंपल है। इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत के एक धातु से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत का एक धातु रूप है भाष। क्या है? भाष। इसी भाष नामक शब्द से, इसी भाष नामक धातु से इस भाषा का निर्माण हुआ है, इस भाषा नामक शब्द का निर्माण हुआ है। यानी इसका मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द है भाष। यानी ये आपका मूल शब्द है और ये जो आपको दिख रहा है ये इसका रूपांतरित शब्द है। यानी इसका प्रयोग जब हम करने लगते हैं तो भाषा के रूप में करने लगते हैं। तो और ये शब्द है कहाँ का? तो ये संस्कृत का मूल शब्द है। कहाँ का? संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का शब्द है, का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आपके प्रश्न, जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके उत्तर मिल गए। भाषा की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष नामक धातु से हुई है और किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है। और दूसरा एक और प्रश्न पूछा जाता है जो कि लिंग भेद से होता है। वैसे तो हम व्याकरण में लिंग भेद जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस बात की चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल भी यहाँ पर भी इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बता दूँ, आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भाषा शब्द में कौन सा लिंग है? भाषा शब्द किस प्रकार के लिंग भेद में आएगा? अब आपको पता है कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। अब स्त्रीलिंग में अगर देखें तो ध्यान रखिएगा कि ये जो भाषा नामक शब्द है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है भैया? इसका जो लिंग होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। और भाषा नामक शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो भाषा के अंतर्गत आने वाले जितने भी नाम होंगे, यानी जो भाषाओं के दुनिया में पाए जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनके नाम भी किस में आएंगे? प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं। मैं प्रायः बोल रहा हूँ, जब लिंग भेद में पहुंचेंगे तो कुछ अपवाद भी आपको मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो भाषा शब्द क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द होती है। इतना समझ में